हाय द इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए मिड कैप सेगमेंट से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया हैं एंड इस मार्केट की गिरावट में वो स्टॉक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि राइट नाउ मार्केट में सब कंपनीज अपने Q3 रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द मार्क। तो इसका मेजर रीज़न बिकॉज एज पर माई एनालिसिस इज़ बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। तो जैसा कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है। बिकॉज जैसा कि आप मार्केट में ट्रेंड देखेंगे कि आपको इफ़ यू चेक द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़ दे हैव इंक्रीज्ड बाय लार्ज नंबर। सो उसकी वजह से जो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे हैं एंड इसकी वजह से मैक्सिमम कंपनीज के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं दे आर गेटिंग हिट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट। नाउ यू विल बी सेइंग कि आईटी कंपनीज के मार्जिन्स क्यों हिट कर रहे हैं। अभी आईटी कंपनीज के मार्जिन्स इसलिए हिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टैलेंट क्रंच इन द मार्केट। आईटी कंपनीज में जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है एंड जो टैलेंट अवेलेबल है दैट इज़ लिमिटेड। सो उसकी वजह से बहुत मारामारी चल रही है टू रिटेन द एम्प्लॉयज। सो दे आर टू रिटेन दर एम्प्लॉयज कंपनीज आर पेइंग हायर पैकेजेस। सो एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी की काफ़ी बढ़ रही है, उसकी वजह से इनके मार्जिन हिट कर रहे हैं। सो इस कंडीशन में, इस मार्केट कंडीशन में मैं आपके लिए ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ विच हैज़ बिन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग वेल and recently also it has given very good results. Let's talk about this stock. I'll give you a hint. This stock is related to the mutual fund industry. आपने गेस तो कर ही लिया होगा। इस कंपनी का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो थोड़ा इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है इट इज़ इनटू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट आरटीए। सो व्हाट इज़ आरटीए? आरटीए इज़ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी। तो इस कंपनी का जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस होता है, इसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड में सिर्फ एएमसी जो होती हैं दैट इज़ कंसंट्रेटिंग ऑन देयर पोर्टफोलियो, कि उनको अपना पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करना है, कैसे चर्न करना है, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बेसिकली। बट इनका जो सारा का सारा बैक एंड और जो फ्रंट एंड काम होता है दैट इज़ डन बाय दीज आरटीए एजेंसीज। तो बैक एंड फ्रंट एंड काम में क्या होता है? इसमें बेसिकली होता है कि जैसे कि मैं एक नया कस्टमर हूँ, मेरी KYC से लेके मेरा जो अकाउंट सेटअप है, उसके बाद द सिप विच आई स्टार्ट और वॉट एवर इन्वेस्टमेंट आई बाई, उसका रिकॉर्ड कीपिंग। तो बेसिकली दे आर मेंटेनिंग ऑल द लेजर अबाउट दैट एंड उसके बाद देन द ब्रोकरेज, वॉट एवर कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड रिकॉर्ड कीपिंग इज़ डन बाय दीज कंपनीज टिल द एंड। जब मैंने उसको विड्रॉ करके मेरे अकाउंट में वो वापस पैसे आ जाएंगे, उस सब का रिकॉर्ड ये आरटीए एजेंसीज करती हैं। तो कैम्स जो है ये सबसे बड़ी आरटीए एजेंसी है इंडिया की एंड इट इज़ हैंडलिंग 70% ऑफ द म्यूचुअल फंड एग्रीगेट मार्केट शेयर। तो थोड़ा और डिस्कशन और डिटेल में जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको सर्विसेज ऑफर्ड में देखेंगे तो आरटीए में क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं ये। तो दी कैम्स इज़ ऑफरिंग डिविडेंड प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन origin interface, payment transaction execution, dividend processing, again intermediary empanelment, जो भी जैसे इवन वेबसाइट इन्वेस्टर इंटरफेस, जैसा कि जो भी वेबसाइट आएगी एंड कैसा इन्वेस्टर्स उसमें ऑनलाइन इन्वेस्ट करेंगे, ऑल दैट, सेटलमेंट एंड रिकन्सिलिएशन, कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज लाइक KYC एंड एवरीथिंग एंड ब्रोकरेज कंप्यूटेशन। तो बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट के अलावा जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो काम चल रहा है दैट इज़ डन बाय दीज आरटीए कंपनीज। तो इसका बिजनेस मॉडल जो है जो आरटीए कंपनीज का दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इसमें जैसे दे चार्ज फिक्स अमाउंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडलिंग। जैसे कि इक्विटी फंड्स को हैंडल करने के लिए
दे चार्ज 0.062%, तो हाइब्रिड फंड के लिए 0.060%। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होंगी, ट्रांसफर्स होंगी, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसमें इसका जो आरटीआई एजेंसी का ये मार्जिन रहेगा। तो दैट इज़ एन एवर ग्रोइंग बिजनेस, एज यू नो कि एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड नाउ डेज। तो उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कि इसका जोग्राफिकल प्रेजेंस है 272 सर्विस सेंटर्स हैं इनके इन इंडिया राइट नाउ, एंड वहाँ से ये सब मैनेज करते हैं, ग्रीवियंसेस से लेके क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, जो भी इनके डेटा सेंटर्स हैं, एवरीथिंग दे आर हैंडलिंग फ्रॉम दीज सर्विस सेंटर्स। सो नाउ लेट्स कम टू द क्लाइंटेल। जो भी इंडिया में म्यूचुअल फंड AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसे कि HDFC, AMC, ICICI, आदित्य बिरला, SBI, तो ये सब के सब बड़ी जो म्यूचुअल फंड AMCs हैं, इन सब का बिजनेस कैम्प्स के पास है। जैसा कि दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर, द की क्लाइंट्स आर HDFC, ICICI, आदित्य बिरला, SBI, DSP, कोटक, इवन फ्रैंकलिन का अपना इनके पास they have RTA, but still some of the business is with CAMS. So it shows कि CAMS का जो business है कितना diversified है। जिनके पास खुद की RTAs हैं, still they are handling over their business to CAMS. So this shows कि CAMS की जो capabilities हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हैं। तो now let's talk about कि इसके competitors कौन से हैं। तो सबसे पहले बेसिकली ये चार ही कंपनीज हैं विच आर इनटू दिस RTA बिजनेस। कैम्स के पास 70% मार्केट शेयर है। कारवी के पास इसका नाम है KF फिनटेक आई गेस, तो कारवी के पास इट इज़ 27%, सुंदरम BNP के पास 2% एंड फ्रैंकलिन के पास है 3%। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रैंकलिन के पास अपनी RTA है। तो इसमें से जो फ्रैंकलिन है वो सिर्फ अपने ही मैनेज करता है, तो उसकी वजह से उसका कोई कंपटीशन है नहीं इसके साथ। देन नेक्स्ट जो KF फिनटेक है कारवी, इसने सुंदरम BNP का बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। इसकी वजह से अभी सिर्फ दो ही कॉम्पिटिटर है मार्केट में, वन इज़ कैम्स एंड वन इज़ कारवी। तो इट्स और डुओपोली, उसमें भी कैम्स का जो मेजर स्टेक है दैट इज 70%। सो लेट्स गेट इनटू द बेसिक डिटेल्स, जो ब्रीफ में बताऊंगा, जो इन्होंने रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपनी प्रोवाइड की है उसमें। तो जो AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ कैम्स, इज एट हिस्टोरिकल हाई। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। जो इनके पास जो जितना AUM होगा उतनी ट्रांजेक्शन्स होंगी, उतना ही इनको मैनेज करना है, डेटा करना है, एंड उसी से इनका बिजनेस आता है। लाइफ टाइम हाई ट्रांजैक्शन, जितना AUM बढ़ेगा जैसा कि मैंने बताया उतनी इनकी ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी। एंड उसके बाद 43 लाख न्यू रजिस्ट्रेशंस फॉर द SIP रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो कंटिन्यूस वो अमाउंट आती रहेगी एंड AUM विल कंटिन्यूसली कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो उसकी वजह से इसका बिजनेस जो मॉडल है दैट विल इम्प्रूव अ लॉट। नेक्स्ट विल गो टू देयर अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस। अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस में बेसिकली AA फ्रेमवर्क होता क्या है, तो जो इंडिविजुअल्स होगा उसका सारा जो ये फ्रेमवर्क करेगा उसकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उसको रिव्यू करके एक इंफॉर्मेशन दे विल मेक डेटाबेस एंड कीप इट इन वन प्लेस। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ये क्या है, तो जो इन्होंने इंडिविजुअल्स का डेटा इकट्ठा किया है तो दे शेयर दिस डेटा विद दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेसेस एंड दे यूज दिस डेटा टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ कस्टमर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो रिसेंटली इनके पास जो 8 नई एंटिटीज़ जुड़ी हैं, बड़ी हैं, उनमें एडवेंट, IDFC, फेडरल बैंक, KVB एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फ्यू अदर्स। तो देखिए जैसे कि काफ़ी रिनोन्ड बैंक्स भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। एंड रिसेंटली इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है विच इज़ द लार्जेस्ट AA फ्रेमवर्क
app on the iOS and Google. नहीं, iOS की ऐप आ रही है गूगल पे. So next is they have come up into the NPS segment also. NPS is National Pension Scheme. तो जैसा कि गवर्नमेंट आजकल 50,000 तक का जो बेनिफिट दे रही है, टैक्स बेनिफिट, उसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फॉर दिस स्कीम टू सेव देयर टैक्स. एंड उसकी वजह से दिस NPS सब्सक्राइबर रेट इज इंक्रीजिंग एट 12%. And till now CAMS had no business into this, but recently CAMS had got the approval, and they are going to go live in Q4 of financial year 22. So it is going to give good boost to their business as well. तो right now इसमें सिर्फ NSDL CRA था और KF Fintech CRA था. KF Fintech is at Karvy. Okay. Next we'll go into their performance. Recent performance इनकी blockbuster थी. तो इसमें they have clearly mentioned that 70% of the business, mutual fund RTA business is with this. And I was going through the earlier details of this company. At around 2 to 3 years back, this business was around 65%. So it is a good jump that they are acquiring more business into this. So they are into a very good position. And दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि एक बार ये बिजनेस किसी म्यूचुअल फंड एजेंसी ने इनको दे दिया तो इट इज़ काइंड ऑफ रेपिटेटिव, बिकॉज इसमें काफ़ी हाई एंट्री बैरियर होता है. एंड इवन एंट्री बैरियर को छोड़ दें, जो डेटा एक बार इन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया, दे हैव अराउंड 275 to 375 terabyte of data along with them into their data centers. तो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व होता है फॉर म्यूचुअल फंड हैंडलिंग. तो एक बार जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इनके साथ पैक्ट कर लिया फॉर द बिजनेस, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू वेरी ईजीली गेट टू कैंसल देयर कॉन्ट्रैक्ट विद देम. सो इट इज़ काइंड ऑफ कंफर्म्ड कि वो रेगुलर बिजनेस इनके पास आता ही रहेगा. तो परफॉर्मेंस देखेंगे, द SIP inflows have increased by 9% quarter on quarter. एंड SIP का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर, अपने आप इंक्रीमेंट होता ही रहेगा. एंड उसके बाद जो AUM है इनके पास, दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 28.4% year on year. Okay, after the AUM, let's get to the transaction volume. Transaction volume has increased with a very good margin. It has increased by 35% year on year. SIP book year on year 38% बढ़ गई है. Systematic transactions जो हैं वो बढ़ गए हैं 43%. तो it is kind of blockbuster results. जैसा कि मैं बता रहा था, सब कंपनीज के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, बट इस कंपनी के रिजल्ट्स आर इम्प्रूविंग, आर काइंड ऑफ ब्लॉकबस्टर इन इस माहौल में. तो क्लियरली दे हैव मेंशन्ड 70% शेयर दे हैव. तो जैसा कि हम देखेंगे, EBITDA जो है इस कंपनी का हैज़ इंक्रीज्ड बाय 41% ईयर ऑन ईयर, एंड इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग. ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ गया, पिछले साल कम था, कि बेस लेवल जो कम था उसकी वजह से सब ये इफेक्ट आ रहा है, बट नहीं, it is consistently increasing. Even profit before tax is increasing consistently. Similarly, profit after tax is also increasing consistently. Now let's get to the consolidated financial highlights. देखिए, जो रेवेन्यू है, जो टॉप लाइन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी गुड रेट. The EBITDA margin is also maintained and is at almost all-time high. Profit before tax, each and everything. So it is kind of at the pinnacle, I guess. Maybe it will keep on increasing. So we'll discuss the reasons for the future growth of the business later on in this video. Quarterly results में भी चले जाते हैं. Consolidated देखेंगे तो this reflects the proper figure. तो जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस हैज़ इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली
by 27%. Other income has decreased. And जैसा कि मैं बता रहा था कि एम्प्लॉय रिटेंशन हैज़ बिकम ए बिग थिंग इनटू द आईटी इंडस्ट्री. ये भी आईटी इंडस्ट्री काइंड का ही शेयर है, नॉट काइंड, प्रॉपर ही लगा लो. एंड the employee benefit expense has increased by 29%. So even after that they have been able to give good profit increase. So they have reduced their other expenses. So ऐसा नहीं है कि इन्होंने amortization में कुछ कर दिया. Amortization has also increased. Operating expenses they have reduced. So that gives कि इनका जो margin, how the margin has been improving. तो जो profit after tax has improved by good number by around 37%. EPS growth is humongous. तो कोई रीज़न ही नहीं है कि इनके जो रिज़ल्ट्स हैं के ऊपर डाउट करने का कि ये इनके रिज़ल्ट्स कुछ ख़राब हैं. तो लेट्स गेट टू द रेवेन्यू ब्रेकअप. 75% of the business is coming from the mutual fund RTA business and 15.2% is mutual fund non-asset based and 9.3% is from the non-mutual fund business. So let's get into the key highlights of the CAMS business. ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट और मतलब इसमें जो द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दिस कंपनी इज लिटल मेजर जो अपना जो कॉस्ट आती है दैट इज़ द एम्प्लॉय कॉस्ट. The second is it is 70%. It has 70% market share into the mutual fund RTA business. It serves 5 top mutual funds and 10 of the 15 largest mutual funds. And इनका जो average relationship है that is a big thing. 19 years at least इनका average relationship है with the clients, with the top 10 largest mutual fund clients. So they have leveraged domain expertise and processing. Pan India इनके service centers है 272 service centers in 25 states and 5 union territories. Fastest growing mutual fund RTA with high ROE and EBITDA margins, which I have already discussed earlier in this video. Marquee investors have invested into this scrip. Great Terrain, HDFC and HDFC Bank. ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है. एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, अराउंड 27 years of experience is with. So now let's get into one major plus point of this company is that they are already diversifying their business even after having the monopoly in the RTA business. So they are already into alternative investment fund services. तो आजकल ये बिज़नेस काफ़ी पिकअप कर रहा है कि जो भी जैसे सपोज आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू ज़ोमैटो, आई वांटेड टू इन्वेस्ट इनटू ज़ोमैटो बिफोर लिस्टिंग, तो उसके लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं जो कि ऑलरेडी जो प्राइमरी मार्केट में कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए. देन दे आर ऑल्सो हैंडलिंग PMS क्लाइंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. सो द ग्रोथ ऑफ AIF, एज आई टोल्ड यू कि AIF का जो कॉन्सेप्ट है ये नया है एंड most of the people are going to invest into AIFs क्योंकि already US में hedge funds and all these AIF are into limelight, but India में ऐसे AIFs बहुत कम हैं. So this industry is expected to grow 30 to 35% between FY19 and FY24. So it is a very big thing. It is already into electronic payment collection. जो भी ECS हमारा डिडक्ट होता है म्यूचुअल फंड के लिए, NBFCs के लिए, सो इसमें भी कैम्स पे करके सर्विस है, ये प्रोवाइड करती है. देन द मेजर बिजनेस दे आर टैपिंग इनटू इज द इंश्योरेंस मार्केट. सो दे ऑलरेडी हैव 36% of market share into the insurance repository business.
तो जैसा कि म्यूचुअल फंड में होता है, सिमिलरली इंश्योरेंस का भी सारा रिकॉर्ड कीपिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसका प्रीमियम रिन्यूअल, देन उसकी जो भी फंक्शंस है, देन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, सो दे आर इनटू दैट ऑलरेडी। एंड इंश्योरेंस बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू गेन ट्रैक्शन अ लॉट। जैसा कि हम डिस्कस भी करते हैं कि म्यूचुअल फंड एंड जो इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं, दे आर गोइंग टू बूम ऑलरेडी इनटू द फ्यूचर। बिजनेस मॉडल जिसमें ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दैट इज़ इनटू KYC बिजनेस। तो अभी ये क्लाइंट्स की KYC करवा के उसका जो सारा डेटा स्टोर करके, सो दे आर इनटू दैट ऑलरेडी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टू ऑल द फाइनेंशियल कंपनीज। म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स के लिए, म्यूचुअल फंड सर्विसेज के लिए, उनके लिए .NET प्लेटफॉर्म्स बनाने, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, तो दे आर इनटू ऑल दैट आल्सो। सो बेसिकली इन्होंने म्यूचुअल फंड एजेंसी से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट एजेंसी से रिलेटेड जो भी है, तो दे आर गोइंग टू कैप्चर दैट मार्केट एज वेल इन फ्यूचर। सो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि आगे आगे ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, आई विल डिस्कस नाउ, is going to improve, and on top of that they are already diversifying into the future growth businesses. तो चलिए दोस्तों, अभी विल डिस्कस कि म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इंडिया में कितने रेट पे है। तो आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट आई हैव कम टू नो कि म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इन इंडिया इज़ वेरी लिटल, जिसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है, चाहे वो AMC हो या AMC को सपोर्ट देने वाले बिजनेसेस हो, दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल इन फ्यूचर। जो जेफरीज हैं, दे हैव शोन दैट म्यूचुअल फंड AUM एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इज एट 12% इन इंडिया, और जो ग्लोबल एवरेज फैक्टर है दैट इज अराउंड 63%। तो आप गैस कर लीजिए कि जो AUMs म्यूचुअल फंड में है इन इंडिया, दे आर वेरी लिटल एज कम्पेयर टू द GDP. सो दिस म्यूचुअल फंड मार्केट इज गोइंग टू ग्रो इन अ वेरी बिग वे. And on top of that, so now let's get into the numbers कि कितने इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. So there are only, as per SEBI, there are only 1.85 करोड़ म्यूचुअल फंड यूजर्स. हमने डिस्कस किया है कि अराउंड 1.85 करोड़ पॉपुलेशन ही इंडिया में is investing into mutual fund. So that is a very less number, because around 45% of the population in US is currently investing into mutual funds, and India में ये कुछ 10% से भी कम रहेगी. 10% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया. 1.85 करोड़ is hardly 3 to 4%, I guess. So and जो सेकेंड बिजनेस इन विच दे आर गोइंग टू टैप इज इंश्योरेंस बिजनेस. तो इंश्योरेंस बिजनेस का भी हम देख लेंगे कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज इंडिया इज एट वेरी लो परसेंटेज ऑफ अराउंड 4.2%, जिसमें से भी मैक्सिमम जो है लाइफ इंश्योरेंस है, एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज एट 1%. सो दिस बिजनेस इज ऑल्सो गोइंग टू ग्रो in a very big way, because जो forecast है म्यूचुअल फंड as well as insurance industry का, it is going to be huge. Now let's discuss कि mutual fund how they are going to play very safe into this industry. जैसा कि देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो भी है, चाहे कोई इन्वेस्ट करे, चाहे कोई डाइवर्स्ट करे, या फिर कोई म्यूचुअल फंड अपना शिफ्ट कर ले, तो ओवरऑल अगर हम देखें कि HDFC AMC देखें, सपोज उनका म्यूचुअल फंड इज नॉट परफॉर्मिंग, सो पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड. द ओनली थिंग दे कैन डू इज दे कैन शिफ्ट फ्रॉम, सपोज HDFC से शिफ्ट होके दे आर गोइंग इनटू निपॉन, और दे आर गोइंग टू गो इनटू ICICI एंड सम अदर म्यूचुअल फंड्स. सो इवेंचुअली जो बिजनेस स्कैम्स का है, दैट इज गोइंग टू स्टे विद देम ओनली. सो बिकॉज ऑल द म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स आर विद देम, एंड इधर से उधर बिजनेस होगा भी तो इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट.
एनी ऑफ देयर बिजनेस। दूसरा जो है जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बूम। जैसा कि हम सब लोग बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस सेक्टर है बेसिकली इंडिया का, जिसकी पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, तो हर व्यक्ति जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाती है, अभी इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, इट इज़ गोइंग टू बिकम डेवलप्ड कंट्री इन फ्यूचर। तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाती है, एवरी वन इज़ गोइंग टू हैव इंश्योरेंस विद देम। सो इस ऑल इंश्योरेंस का जो भी रिकॉर्ड कीपिंग है, इट इज़ गोइंग टू बी विद कैम्प्स। तो बिजनेस मॉडल जो है इनका इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड this stock has come down from the level of around 4,000 rupees to 2529 even after such blockbuster performance. And if we look at the PE ratio is almost at around 45, जो all time low PE ratio थी जब इनका business was not performing that well, जब ये just launch हुआ था, तो दैट टाइम इट वाज अराउंड 40। तो अभी इतना ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस देने के बाद कंसिस्टेंटली भी इसका पीई रेशियो हैज़ कम डाउन टू 45। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ नो ब्रेनर दैट वी शुड इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी। अगर ये गिरे तो और लेना है, बट एट दिस लेवल आई थिंक इट इज़ अ ब्लाइंड बाय। हाउएवर, आई एम नॉट अ SEBI approved analyst. You should do your own analysis. I am just giving you a suggestion. सो फंडामेंटल्स तो हमने इसके डिस्कस कर ही लिए हैं। इफ़ यू गो इनटू द रेशियोज, द ROCE रेशियो एंड द ROE रेशियोज आर वेरी इंप्रेसिव। नॉर्मली हम देखते हैं कि कंपनी का जो ROE रेशियो है, जो जस्ट हैड इम्प्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट 1 or 2 years, बट अगर मैं आपको दिखाऊं इस कंपनी के जो इस रेशियोज, the ratios for this company has been consistently increasing. They are consistently above 40%. तो 2016 से लेके अभी तक जो अगर आप इसके ROCE ratios देखेंगे, तो I don't think that you will find a better company than this. So मैंने तो इस शेयर को ऐड किया है at around the level of 2600। अगर ये गिरता है मैं और ऐड करूँगा, and you should do your own analysis, and I hope that you gain from whatever knowledge I have shared with you. And please do share this video, like and comment, and subscribe to my channel Futuristic Investment Strategies. Thank you very much.